सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए 3 मॉड्यूल निर्मित किए गए हैं, जिसमें से पहला है आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। इन तीनों मॉड्यूल का सभी टीचर्स का गूगल मीट पर प्रशिक्षण भी हो चुका है और इस वक्त विभिन्न जनपदों में इन तीनों मॉड्यूल पर आधारित मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ऑनलाइन परीक्षा भी शिक्षकों की ली जा रही है। कुछ जनपदों में हो चुकी है और कुछ में चल रही है। तो साथियों, इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने आधारशिला मॉड्यूल पर कुछ नोट्स बनाए हैं। इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेंगे तो आधारशिला मॉड्यूल का प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपके पास होगा, आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। मैंने कोशिश की है कि संपूर्ण आधारशिला मॉड्यूल इस एक वीडियो में समाहित कर लूँ। देखते हैं समाहित हुआ है या नहीं। मैंने काफ़ी कोशिश करी है। चलिए देखते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैं आपके सामने आधारशिला मॉड्यूल के नोट्स लेकर आया हूँ। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप अपने अन्य शिक्षक साथियों को भी अवश्य शेयर करें, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिस पर मैं अपनी बनाई गई वीडियो के लिंक शेयर करता हूँ। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप ध्यान से देखना। आधारशिला मॉड्यूल पर बहुत महत्वपूर्ण नोट्स बनाए हैं मैंने, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले आधारशिला मॉड्यूल के कुल 6 भाग हैं। पहले भाग में हिंदी और गणित कक्षा 1 से 5 तक आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक हैं। दूसरे भाग में भाषा शिक्षण, लक्ष्य एवं भाषाई कौशलों का विकास क्रम LSRW का विवरण है। LSRW मतलब L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग और R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नंबर 3 पर है तीसरे भाग में गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उनके सिखाने का क्रम, यानी कि ELPS का विवरण है। यानी कि ELPS थ्योरी गणित शिक्षण के लिए है, जो तीसरे भाग में बताई गई है। नंबर 4 चौथे भाग में कक्षा 3, 4, 5 में भाषा गणित एवं परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम एवं संबंधित गतिविधियों का विवरण है। नंबर 5 पांचवें भाग में बच्चों का व्यक्तिगत आकलन, रिकॉर्ड प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र है। छठे भाग में शिक्षण संदर्शिका, दैनिक समय सारिणी, साप्ताहिक कार्य योजना कक्षा 1-2 के लिए और व्यक्तिगत एवं कक्षावार आकलन प्रपत्र का नमूना है। ये छठे भाग में दिया गया है। तो मित्रों, इसमें 6 भाग हैं और 6 के 6 भाग में बता दिया गया है कौन से भाग में क्या दिया गया है। अब आते हैं आधारशिला की आवश्यकता। क्यों पड़ी आधारशिला की आवश्यकता? आधारशिला हस्तपुस्तिका का विकास इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 व 2 में भाषा व गणित विषयों को किस प्रकार रोचक तरीकों और गतिविधियों से शिक्षण कराया जाए, ताकि इन विषयों पर बच्चों की समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखी जा सके। इसलिए आधारशिला की आवश्यकता पड़ी है। अब आता है कौशल विकास का क्रम। भाषा में और गणित में भाषा में कौशल विकास का क्रम है LSRW। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा।
L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। ये भाषा के अंदर होता है। ये भाषा विकास का क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आपने पढ़ा भी होगा सुबोपली। इसी तरह से गणित में जो विकास क्रम है वो E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज और P फॉर पिक्चर, S फॉर सिंबल, यानी कि ELPS। ये एक थ्योरी है जो गणित शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं कि ELPS में P क्या है, या ELPS में E का मीनिंग क्या है, ELPS में S4 क्या है। इस तरह क्वेश्चन भी मिशन प्रेरणा के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। LSRW में R क्या है, LSRW में W क्या है, इस तरह के प्रश्न भी आते रहे हैं। अब आता है प्रारंभिक कक्षाओं में दक्षताएं, भाषा और गणित। भाषा में जो दक्षताएं हैं वो यही हैं, सुनना आ जाए बच्चों को, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा की दक्षताएं हैं प्रारंभिक कक्षाओं में। और गणित विषय में संख्या पूर्व अवधारणाएं, संख्या बोध, गणितीय संक्रियाएं, मापन, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अपने आसपास की चीज़ों को गणितीय रूप में देखना, ये प्रारंभिक कक्षाओं में गणित की दक्षताएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संख्या पूर्व अवधारणाएं। गिनना, दूर पास, कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, एक से एक की संगति, समूहीकरण और वर्गीकरण, ये सब संख्या पूर्व अवधारणाएं में आता है। यानी कि बच्चों को संख्या से पहले इतना पता होना चाहिए कि दूर पास क्या है, कौन सी चीज़ कम है या ज़्यादा है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, इस तरह ये बच्चों को आना चाहिए। अब आता है फाउंडेशन लर्निंग से बच्चों एवं शिक्षकों में होने वाले परिवर्तन। पहले हम देखते हैं बच्चों के परिप्रेक्ष्य में। इससे क्या होगा, फाउंडेशन लर्निंग से भाषा व गणित की बुनियादी समझ विकसित होगी। अन्य विषयों को समझने में यह समझ नींव का काम करेगी। कार्य व व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होगा। मानवीय मूल्यों, सहयोग, संवेदनशीलता, जिम्मेदारी का विकास होगा। ये फायदा होगा बच्चों को फाउंडेशन लर्निंग से, ये परिवर्तन आएगा उनमें। अब आते हैं शिक्षकों पर, देखते हैं शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में क्या परिवर्तन होंगे। भाषा की मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने के उपायों को जान सकेंगे। गणितीय दक्षताओं एवं उनको विकसित करने के तरीकों को समझ सकेंगे। विकसित समझ एवं कौशलों का शिक्षण में उपयोग करेंगे। ये शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में है, फाउंडेशन लर्निंग का फ़ायदा ये होगा। अब बात आती है कि आधारशिला में सीखने की जो प्रक्रिया है वो केंद्रित है, यानी कि आधारशिला में सीखने की प्रक्रिया बाल केंद्रित है। यानी कि बच्चा पहले अनुभव करेगा, फिर चिंतन करेगा, फिर अनुप्रयोग करेगा और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचेगा। ये इस क्रम में चलती है ERAC, जो सीखने की प्रक्रिया ERAC के क्रम में चलती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है। सीखने की प्रक्रिया ERAC क्रम में चलती है। ये एक चक्रीय क्रम होता है। ई में E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन और A फॉर एप्लीकेशन, C फॉर कंसोलिडेशन। इसमें प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं कि ERAC में A क्या होता है, ERAC में R क्या है। इस तरह के प्रश्न मिशन प्रेरणा के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। अब बारी आती है लर्निंग आउटकम की श्रेणियाँ। लर्निंग आउटकम, ये वर्ड बहुत सुनते हैं हम, बहुत आता है। क्या होता है लर्निंग आउटकम? मित्रों, लर्निंग आउटकम वही होता है जब हम बच्चों को क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि आज मैं बच्चों को वर्ग खाऊंगा और ये बच्चों पर आ जाना चाहिए। ये जो हम सोचते हैं ना कि ये आ जाना चाहिए, कि वर्गमूल निकालना आ जाना चाहिए, या हम बच्चों को आज जोड़ के सवाल सिखा रहे हैं कि इन्हें जोड़ना आ जाना चाहिए, यही लर्निंग आउटकम होता है। तो इसकी भी कुछ श्रेणियाँ होती हैं, ये 3 होती हैं। पहली होती है केंद्रित लर्निंग आउटकम, ये व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। दूसरा होता है नेस्टेड लर्निंग आउटकम, सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रिया को दिशा देने
तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। यह केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंतर्गत आता है। तीसरा होता है उप लर्निंग आउटकम। यह नेस्टेड के अंतर्गत आता है। इसके आधार पर शिक्षक कक्षा शिक्षण करते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं कि क्या उदाहरण होते हैं। पहले भाषा में देखते हैं कि भाषा में केंद्रित लर्निंग आउटकम क्या होता है। जैसे खुले प्रश्न, क्या, क्यों, कैसे आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं। ये भाषा का जो है केंद्रित लर्निंग आउटकम होता है। अब नेस्टेड लर्निंग आउटकम भाषा में बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं। बच्चे अपने घर परिवार, आस पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों, दुकान बाजार के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ये भाषा का नेस्टेड लर्निंग आउटकम होता है। अब गणित में देखते हैं केंद्रित लर्निंग आउटकम। बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। दूसरा नेस्टेड लर्निंग आउटकम। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में अंतर और समानता समझते हैं एवं तुलना करते हैं। जैसे छोटा बड़ा, मोटा पतला, हल्का भारी आदि। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं में पैटर्न खोज लेते हैं। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये नेस्टेड आउटकम होता है गणित का। अब उप लर्निंग आउटकम, जैसे बच्चे दैनिक जीवन में 1 से 9 तक की संख्याओं को ठोस वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से जोड़ एवं घटा लेते हैं। बच्चे अपने आस पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों के नाम तथा उनके बारे में अपनी भाषा में बताते हैं। ये उप लर्निंग आउटकम होता है गणित में। अब आता है नेक्स्ट फाउंडेशन लर्निंग शिविर। यह शिविर 50 दिन का होता है और इसमें 90 मिनट के भाषा और गणित के 2 वादन होंगे। ये आधारशिला मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बताया गया है। भाषा के 4 और गणित के 5 प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम हैं। तो मित्रों ये भी एक प्रश्न आता है कि भाषा के कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम होते हैं और गणित के कितने होते हैं। ये कुल मिलाकर 9 केंद्रित लर्निंग आउटकम होते हैं। भाषा के 4 और गणित के 5। तो भाषा में कौन से होते हैं 4? सुनना बोलना, पढ़ना लिखना और भाषा संरचना और व्याकरण, कल्पना और सृजनशीलता। ये 4 होते हैं भाषा के और 5 होते हैं गणित के। गणित में बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। दूसरा, बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं के उपयोग में कुशल हैं। बच्चे किसी संख्या या समूह को उसके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं तथा विविध गणित संक्रियाओं को समझकर व्यक्त कर पाते हैं। बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं का परिवेश की जानकारी को समझने और दर्शाने में करते हैं। 5वां, बच्चे समय और मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं तथा उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में करते हैं। ये 5 लर्निंग आउटकम हुए हैं गणित के। कुल मिलाकर 9 होते हैं। ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि गणित के कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम होते हैं, भाषा के कितने होते हैं, या कुल मिलाकर कितने लर्निंग आउटकम होते हैं। तो इस तरह से भाषा के 4 और गणित के 5। अब आता है गणित शिक्षण पूरी तरह से मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि गणित शिक्षण कैसा होता है। गणित शिक्षण में मूर्त से अमूर्त की ओर चला जाता है। अब आता है गतिविधियों के प्रकार। गतिविधियों के कितने प्रकार होते हैं? गतिविधियों के प्रमुख प्रकार होते हैं। गणित ये सवाल पहले भी आ चुका है कि गतिविधि कितने प्रकार की होती है, कि 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है या 4 प्रकार की होती है। तो गतिविधि होती है 4 प्रकार की: मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित और ICT आधारित। कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर इनके 3 प्रकार होते हैं: एकल, छोटे समूह में, बड़े समूह या पूरी कक्षा के साथ। गतिविधि कैसे बनाएं? वस्तुओं के सहारे, परिस्थितियों के सहारे,
परिचित गतिविधियाँ, लर्निंग आउटकम से जोड़ना, पाठ्य पुस्तक के सहारे। इस प्रकार से आप गतिविधि को बना सकते हैं। अब आता है कि सीखने की प्रक्रियाओं को सकारात्मक समर्थन देने के लिए 3 बिंदुओं पर कार्य करना होगा। यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है उस पर सकारात्मक समर्थन देने के लिए 3 बिंदुओं पर कार्य करना होगा। पहला होगा कक्षा प्रबंधन, शिक्षण योजना, आकलन एवं मूल्यांकन। यानी कि सबसे पहले कक्षा प्रबंधन। कक्षा प्रबंधन में क्या आता है? बच्चों को सही तरह से बैठाया जाए। मतलब जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जिन्हें कम सुनते हैं या उन्हें हल्का दिखाई देता है तो उनको आप आगे बैठाएं। जिनका कद छोटा है उन्हें आगे बैठाएं। जो लंबे हैं उन्हें थोड़ा उनके पीछे बैठा दें। मतलब बच्चों को बैठाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी आवाज़ या जो आप बोर्ड पर लिख रहे हैं वो प्रत्येक बच्चे को सुनने को मिले, प्रत्येक बच्चे को देखने को मिले। तो इस तरह से बच्चों को बैठाया जाए। फिर आता है शिक्षण योजना कि आपकी शिक्षण योजना कैसी है। आकलन एवं मूल्यांकन, ये मतलब 3 तरह के बिंदुओं पर कार्य करना होगा। इसके बाद आता है भाषा के 2 पहलू होते हैं। भाषा के 2 पहलू होते हैं, यांत्रिक और चिंतनात्मक। यांत्रिक में लिपि, वर्तनी शुद्धता, उच्चारण और सुलेख। चिंतनात्मक में भाव, अर्थ ग्रहण, सोचना और प्रतिक्रिया देना, सारांश निकालना और प्रदर्शन आदि। ये बात होगी भाषा के 2 पहलुओं की। अब आता है कि भाषा शिक्षण की 40 मिनट की शिक्षण योजना इस प्रकार से हो सकती है। तो इसमें अक्सर प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जो भाषा शिक्षण होता है उसमें 40 मिनट की शिक्षण योजना को आप किस तरह से डिवाइड करोगे। तो इसमें आता है कि सुनना बोलना 15 मिनट, पढ़ना लिखना 20 मिनट, आकलन और सुधार 5 मिनट। तो इस तरह से हम 40 मिनट की शिक्षण योजना को डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों से बातचीत के दौरान 4 प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए। पहला, सूची सवाल। ऐसे सवाल जिनके उत्तर 1 या 2 शब्द के होते हैं। जैसे हम पूछ सकते हैं उनसे कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके गांव का नाम क्या है। इस तरह से एक शब्द में बच्चे उत्तर दे देंगे। प्रक्रिया आधारित सवाल, इन सवालों में वर्णन करना होता है। तीसरा, तर्क आधारित सवाल, इस प्रकार के प्रश्नों में क्यों शब्द का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए बच्चों के आपके विद्यालय में जहाँ पर आपका गांव है या जहाँ पर आपका कस्बा है वहाँ कोई मेला लगा हुआ है, आप बच्चों से पूछ सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, कि आप मेले में क्यों गए थे। तो इस तरह के जो प्रश्न है तर्क आधारित सवाल के अंतर्गत आते हैं। बच्चे आपको बताएंगे कि हम मेले में घूमने गए थे, झूला झूलने गए थे। इस तरह से बच्चे आपके क्यों का जवाब देंगे, उनके पास अपने तर्क होंगे। अब आता है कल्पना आधारित सवाल। ये सवाल भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये सवाल अगर या यदि वाले सवाल होते हैं। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि अगर आप टीचर बन जाओ तो आप क्या करोगे। तो बच्चा तुरंत कल्पना करने लगेगा कि अगर मैं टीचर बन गया तो मैं क्या करूँगा। तो इस तरह से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये कल्पना आधारित सवाल, तर्क आधारित सवाल, प्रक्रिया आधारित सवाल और सूची सवाल, ये 4 प्रकार के सवाल उपयोग करना चाहिए बच्चों से बातचीत के दौरान। लिखने के जरूरी कौशल। पहला, गत्यात्मक कौशल, यानी कि अक्षर लिखने के लिए हाथ और अंगुलियों का सही संयोजन व संचालन। दूसरा, भाषा संरचना संबंधी कौशल, ध्वनियों को चिन्हों में बदलना, सही वाक्य संरचना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, ये होता है भाषा संरचना संबंधी कौशल। तीसरा, संज्ञानात्मक कौशल, क्या लिखना है इस बारे में सोचने, बात को तार्किक ढंग से लिखने और एक सूत्र में पिरोने का कौशल। ये होते हैं लिखने के जरूरी कौशल, जो 3 तरह के होते हैं। बच्चों में लेखन विकास के स्तर, ये 4 तरह के होते हैं। पहला होता है उभरता लेखन, दूसरा होता है शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर, तीसरा होता है मध्यवर्ती लेखन स्तर और चौथा होता है प्रभावपूर्ण लेखन स्तर। अब आती है बारी गणितीय दक्षता विकास के घटक। ये कौन कौन से होते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं।
पहला, बातचीत के तरीके या स्वरूप। गणित सीखने सिखाने का क्रम। गणित सीखने सिखाने के उपकरण। बच्चों की भूमिका। शिक्षण के दौरान विकसित की जाने वाली मूल दक्षताएं। छोटे बड़े समूहों में कार्य करने के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। गणित सीखने सिखाने के तरीके। मित्रों, जैसे मैं आपके सामने नोट्स लेकर आया हूँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप उसमें देख सकते हैं, मैंने उसमें प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें मिशन प्रेरणा एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलेंगी। अनेक प्रकार की वीडियो बनाई गई हैं जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने दिखाए हुए हैं, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। अब आता है गणित शिक्षण की 40 मिनट की योजना इस प्रकार से हो सकती है। ठोस वस्तु के साथ कार्य 10 मिनट। ठोस वस्तु के साथ अनुभवों के बारे में बात 10 मिनट। चित्रों पर कार्य 10 मिनट और प्रतीकों पर कार्य और समेटना ये भी 10 मिनट। जिस तरह से भाषा शिक्षण की 40 मिनट की योजना थी कि सुनना बोलना 15 मिनट, पढ़ना लिखना 20 मिनट और आकलन और सुधार में 5 मिनट, तो ठीक इसी तरह से जो गणित शिक्षण की 40 मिनट की योजना ऐसे हो सकती है। पहले 10 मिनट ठोस वस्तु के साथ कार्य करना, जो दूसरे 10 मिनट होंगे ठोस वस्तुओं के साथ अनुभवों के बारे में बात करेंगे, चित्रों पर कार्य करेंगे 10 मिनट और प्रतीकों पर कार्य और समेटना 10 मिनट। यानी कि इसमें आ गया है ELPS। ई का मतलब एक्सपीरियंस, एल का मतलब लैंग्वेज बातचीत करेंगे और पी का मतलब पिक्चर यानी कि चित्रों पर कार्य करेंगे, एस का मतलब सिंबल यानी कि प्रतीकों पर कार्य और समेटना। तो मित्रों, ये थी आधारशिला मॉड्यूल के नोट्स जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करें, अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।